आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है फ्लूइड स्टैटिक्स। ये आप चैप्टर 2 से कह लो या लेक्चर 2 कह लो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्या होता है कि पहला ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि कोई भी फ्लूइड एलिमेंट है, फ्लूइड बॉडी है, उस पर फोर्सेस कितने लगते हैं। तो देखो दो टाइप के फोर्सेस लगते हैं, टू टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्स आप कह सकते हो। टू टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्स किसी भी फ्लूइड के एलिमेंट पे लगता है। पहला जो होता है वो होता है बॉडी फोर्स, और दूसरा जो होता है वो होता है सरफेस फोर्स। अब देखो बॉडी फोर्स क्या हुआ, तो बॉडी फोर्स उस टाइप के फोर्स को बोलते हैं जो कि किसी एक्सटर्नल बॉडी या एक्सटर्नल फील्ड के कारण लगता है, और ये यूनिफॉर्मली पूरे बॉडी के मास में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। जैसे कि मान लो मैंने ये क्यूब ऐसे करके रखा, अब इस क्यूब जो है वो हमने रखा है, तो जाहिर सी बात है ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट करेगा अर्थ के कहीं पे भी, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इसके कारण जो इसका वेट है वो जो लगेगा वो लगेगा mg। तो ये जो फोर्स हुआ ये क्या हुआ, ये बॉडी फोर्स हुआ, क्योंकि आप किसी भी पॉइंट पे आप इस पे फोर्स जब चेक करोगे वो इस एक्सटर्नल ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण प्रोड्यूस होगा और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यानी कि इस मास पे जो फोर्स होगा वो इस वाले मास पे उतना ही फोर्स लगेगा, यानी कि पूरे तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा पूरे बॉडी में, ठीक है। ये हमारा हो गया पहला टाइप का फोर्स। दूसरा जो फोर्स होता है वो होता है सरफेस फोर्स। सरफेस फोर्स एक्सटर्नल फोर्स जो कि सरफेस पे लगता है, जैसे कि यही क्यूब है। अब इस क्यूब पे हमने बाहर से कोई ऐसे फोर्स लगाया, ठीक है, F। तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक होगा F टेंजेंशियल, एक होगा F नॉर्मल। तो ये जो फोर्स है, ये जो F फोर्स है, नेट फोर्स, इसको हम सरफेस फोर्स बोलेंगे, क्योंकि ये फोर्स बॉडी के सरफेस पे लग रहा है, ठीक है। तो दो टाइप के फोर्स हमारे को, पहला बॉडी फोर्स जो कि यूनिफॉर्मली पूरे बॉडी पे लगता है एक्सटर्नल फील्ड के कारण। अब मान लो यहीं पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है अगर, तो इसके कारण इसका फोर्स लगेगा, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे। अब जब हम दोनों टाइप के फोर्सेस को समझ चुके हैं तो अब आते हैं कि स्टैटिक्स मतलब क्या होता है। स्टैटिक मतलब हम लोग जानते हैं, स्टैटिक मतलब क्या होता है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में, यानी कि उस पर नेट एक्सेलरेशन अगर जीरो है, तो उस बॉडी को हम लोग बोलते हैं कि ये बॉडी रेस्ट में है और स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। क्या है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, यही होता है। फ्लूइड स्टैटिक का मतलब क्या हुआ? फ्लूइड स्टैटिक्स का वही मतलब हुआ कि जो बॉडी हमारी है वो अब क्या हो गई, वो फ्लूइड हो गई, और वो अगर रेस्ट में है, उसमें एक्सेलरेशन नहीं है, कोई नेट फोर्स उस पर जीरो है, यहाँ लिख दो एफ नेट इक्वल टू जीरो, तो हम लोग बोलेंगे कि ये फ्लूइड जो है वो स्टैटिक कंडीशन में, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है। अब देखो ये मान लो कोई भी एक रिवर है इस तरीके से, या कोई भी फ्लो हो रहा है वाटर का। अब चूंकि हमने कंटिन्यूम अप्रोच यूज़ किया है और हम करेंगे, हमने पहले ही लेक्चर में ये डिसाइड कर लिया था कि हम कंटिन्यूम अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे इन केस ऑफ फ्लूइड। तो उस केस में क्या होता है कि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होता है, तो हम इसमें से कोई भी वॉल्यूम को काट के एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि मास तो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मान लो ये हमने एक वॉल्यूम मान ले लिया, इसको कंट्रोल वॉल्यूम बोलो। कंट्रोल वॉल्यूम मतलब ये समझ लो कि एक फिक्स्ड रिलेशनशिप होता है डिस्चार्ज और हाइट के बीच में, और बेसिकली वो वॉल्यूम जिसको हम एनालाइज करने के लिए लेते हैं उसी को हम कंट्रोल वॉल्यूम बोलते हैं। तो अब देखो हमारा कंडीशन क्या है कि फ्लूइड हमारा स्टैटिक कंडीशन में, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, तो देखो बॉडी फोर्स तो जो लग रही है वो लगेगी। अब जो सरफेस फोर्स था उसका दो कंपोनेंट था, एक था F टेंजेंशियल और एक था F नॉर्मल। तो अब जाहिर सी बात है कि जब हमने स्टैटिक कंडीशन यहाँ पे लागू कर दिया है तो क्या F टेंजेंशियल लगेगा? F टेंजेंशियल लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हमने ये पढ़ा था फ्लूइड के डेफिनेशन में ही कि कभी भी टेंजेंशियल फोर्स या टेंजेंशियल स्ट्रेस जब भी फ्लूइड एलिमेंट पे एक्ट करेगा तो जो हमारा फ्लूइड है वो कंटिन्यूसली डिफॉर्म होते जाएगा जब तक वो टेंजेंशियल स्ट्रेस एग्जिस्ट करेगा। तो हमारा कंडीशन तो यहाँ पे स्टैटिक कंडीशन है, यानी कि मोशन तो हमें कराना नहीं है, तो इसीलिए एफ टेंजेंशियल जो होता है इन केस ऑफ फ्लूइड स्टैटिक क्या होता है, जीरो होता है, यानी सरफेस फोर्स का सिर्फ एक ही कंपोनेंट नॉर्मल फोर्स वही एग्जिस्ट करता है इन केस ऑफ फ्लूइड स्टैटिक्स, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से नॉर्मल स्ट्रेसेस एक दूसरे के साथ रिलेटेड रहते हैं, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेसेस किस तरीके से एक दूसरे के साथ रिलेटेड होंगे, क्योंकि नॉर्मल स्ट्रेस को ही हमें देखना है, टेंजेंशियल स्ट्रेस स्टैटिक कंडीशन में फ्लूइड पे नहीं लगेगा। तो ये है हमारा एक्स, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, और ये जो है ये हमारा हो गया जेड एक्स। हमने एक एलिमेंट काटा इसका फ्लूइड का, जैसे फ्लूइड फ्लो कर रहा है इस पूरे 3 डायमेंशनल में फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, तो हमने एक्स वाई जेड एक्सिस और ये ओरिजिन डिसाइड कर दिया, और यहाँ पे हमने इस टाइप का एक एलिमेंट काटा, ठीक है।
अब ये जो हमारा है ये इसमें 4 फेसेस हैं, इसको ले लो A पॉइंट, इसको ले लो B पॉइंट, इसको ले लो C पॉइंट और इसको ले लो O पॉइंट, ठीक है, ये वाला O पॉइंट हो गया। ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग लिख लेते हैं डेल्टा वाई। ये जो डिस्टेंस है ये डेल्टा वाई हो गया। ये CO जो डिस्टेंस है चूँकि ये एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, इसको सही से बना दिया जाए। ये जो डिस्टेंस है ये CO, ये चूँकि एक्स एक्सिस पे है तो इसको हमने डेल्टा एक्स ले लिया और इसको हमने ये OB डिस्टेंस को हमने क्या ले लिया, डेल्टा Z ले लिया, ठीक है। अब इस ये क्या हुआ, इस टाइप के जो ज्योमेट्री है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रन, ठीक है। टेट्राहेड्रन आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रायंगल्स जो होते हैं वो जब 4 ट्रायंगल के फेस को आप जोड़ दो तो वो टेट्राहेड्रन बनाते हैं। तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है हमारे पास कितने फेसेस हैं। एक फेस हमारे पास है ABO, ठीक है, एक फेस हमारे पास है BOAB, इसको C ले लो, BOC एक फेस हो गया, और एक फेस हो गया हमारे पास COY, ठीक है, और एक फेस जो हो गया वो हो गया ABC। ABC जो है आप कह सकते हो कि इन तीनों का रिजल्टेंट प्लेन है, ठीक है। 4 प्लेन हो गए हमारे पास। तो जो ABO प्लेन है, ABO ये वाला ABO ये कौन से प्लेन में है, तो ये हमारा ZY प्लेन में है। जो हमारा BOC है यानी कि ये वाला BOC जो है हम लोग का, ठीक है, ये वाला जो हम लोग का पार्ट है वो किस प्लेन में, तो वो हम लोग का XZ प्लेन में है। और जो हमारा ये वाला है आप कह सकते हो COA जो है, यहाँ पे COA लिखो, COI नहीं, COA वो हमारा XY प्लेन में है, ठीक है। और ये ABC ये तीनों XYZ प्लेन में है, तीनों प्लेन में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे फोर्सेस को बैलेंस करना है और रिलेशन देखना है कि क्या क्या रिलेशन है एक्स डायरेक्शन के स्ट्रेस में या फोर्स में, वाई डायरेक्शन के, जेड डायरेक्शन के, और जो ये ABC नेट जो हमारा प्लेन है ये ABC, इस पर जो नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है उस पर इन चारों का क्या रिलेशन है, समझ रहे बात। तो इसी चीज़ को हमें एनालाइज करना है, क्योंकि सरफेस पे तो कोई स्ट्रेस लगेगा नहीं, मतलब टेंजेंशियल स्ट्रेस तो कोई लगेगा नहीं क्योंकि फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में है। तो इन चारों प्लेन में जो जो नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं उसको हम लोग को एनालाइज करना है कि भाई देखते हैं कि स्टैटिक कंडीशन में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो देखो इस डायरेक्शन में यानी कि YZ प्लेन पे जो स्ट्रेस नॉर्मल होगा वो क्या होगा, वो सिग्मा एक्स होगा, ठीक है। ZX प्लेन में जो स्ट्रेस नॉर्मल होगा वो सिग्मा वाई होगा, और ये वाला प्लेन कौन सा, YX प्लेन में जो स्ट्रेस होगा वो हो जाएगा नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा Z। 3 चीज़ें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। और ABC पे, अब इस फिगर में मैं बनाने मतलब थोड़ा वो हो जाएगा, इसीलिए ABC पे जो स्ट्रेस नॉर्मल होगा उसको हम सिग्मा N लिख देना है, ठीक है। सिग्मा N जो हो गया वो ABC पे नॉर्मल स्ट्रेस है। अब हमें देखना है सिग्मा X, सिग्मा Y, सिग्मा Z, सिग्मा N का क्या रिलेशन आता है। तो कुछ नहीं करना है, हमें फोर्स इक्विलिब्रियम को क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो हम अब करते हैं फोर्स इक्विलिब्रियम को सॉल्व, ठीक है। 1 मिनट, सीधा कर दिया जाए, हाँ ये सीधा हो गया, इसको छोटा कर दिए। चलो तो सबसे पहले हम Fx इक्वल टू 0 करते हैं, क्योंकि सिग्मा Fx इक्वल टू 0, क्योंकि फ्लूइड रेस्ट में है तो हर जगह जो है सिग्मा Fy भी 0 होगा, सिग्मा Fx भी 0 होगा और सिग्मा Fz भी 0 होगा। तो सबसे पहला जो हम लोग का कंडीशन है सिग्मा Fx इक्वल टू 0, तो इस डायरेक्शन में देखते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और, ये जो ABC प्लेन है ये XY प्लेन, YZ प्लेन और ZX प्लेन के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो एंगल बना रहा होगा। तो हम मान लेते हैं कि ये XY प्लेन के साथ अल्फा, YZ प्लेन के साथ गामा, और YZ प्लेन के साथ बीटा, और ZX प्लेन के साथ XZ प्लेन के साथ गामा एंगल बना रहा होगा। यानी कि ABO प्लेन के साथ जो एंगल है वो क्या आपका हो गया, वो हो गया बीटा। BOC XZ प्लेन में तो उसके साथ जो एंगल है वो हो गया आप लोग का गामा, और COA जो XY प्लेन में है उसके साथ जो एंगल है वो हो गया अल्फा, ठीक है। तो जब भी हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखेंगे तो इसी का कॉस वाला कंपोनेंट ले लेंगे तो हमें यहाँ पता चल जाएगा। तो जो हमारा Fx है इक्वल टू 0, इसको अगर हम सॉल्व करें तो सिग्मा x इंटू एरिया, एरिया क्या है, एरिया जो है वो YZ प्लेन वाला एरिया यानी कि AOB का एरिया, ठीक है। तो यहाँ लिख दो एरिया ऑफ AOB, ठीक है। अब ये इस डायरेक्शन में है, और सिग्मा N जो है ये जो नॉर्मल स्ट्रेस है ये तो नॉर्मल है इस ABC वाले कंपोनेंट पे, और नीचे की तरफ है देख लो ये इस तरीके का ABC ऐसे जा रहा है, और ये इस पे नॉर्मल है। तो इसका जो 3 कंपोनेंट आएगा वो इस तरीके से आएगा, मतलब x के अपोजिट, y के अपोजिट और z के भी अपोजिट, ठीक है। तो तीनों सिग्मा N का तीनों कंपोनेंट निगेटिव डायरेक्शन में होगा, ये समझ में हमें आ गया। तो एरिया ऑफ AOB माइनस सिग्मा N इंटू इसका एरिया हम लोग मान लेते हैं कि डेल्टा A है, इसका जो एरिया है वो क्या है, डेल्टा A है, ये हमें समझ में आ गया। तो इंटू डेल्टा A, और इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, तो इसका कंपोनेंट x डायरेक्शन में यानी कि ABO प्लेन के साथ इसका एंगल कितना है, ABO प्लेन के साथ इसका एंगल बीटा है, तो ये हो जाएगा कॉस बीटा, कहानी खत्म।
कोई दिक्कत नहीं, ये इक्वल टू हो गया हम लोग के 0, ठीक है। तो सिग्मा एक्स एरिया क्या है ए ओ बी का, तो हमें पता है कि ये हमने क्या लिया था, ये हमारा था डेल्टा वाई, ये जो था ये हमारा था डेल्टा जेड, और ये वाला पार्ट था हमारा डेल्टा है, और एक ट्रायंगल है तो इसको हम लोग लिख देंगे हाफ इंटू डेल्टा जेड इंटू डेल्टा वाई माइनस सिग्मा एन इंटू डेल्टा ए कॉस बीटा। आप गौर से देखो, डेल्टा ए कॉस बीटा क्या है, ए बी सी जो एरिया है ए बी सी का, उसी को हमने डेल्टा ए बोला। इस डेल्टा ए का कॉस कंपोनेंट क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ दिस प्लेन ऑन वाईजेड प्लेन, ठीक है। ये क्या होगा, डेल्टा ए कॉस बीटा क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ डेल्टा ए ऑन वाईजेड प्लेन, क्योंकि वाईजेड के साथ जो एंगल बन रहा है वो हमारा बीटा था, और इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू यही तो होगी ए बी ओ, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी एरिया ऑफ ए बी ओ, क्योंकि इन्हीं तीनों एरिया से तो मिलके ये ए बी सी बना है प्लेन, तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ए बी ओ। तो इसकी वैल्यू भी क्या हो गई, हाफ इंटू डेल्टा जेड इंटू डेल्टा वाई। मतलब समझ में आ रहा है ना कि जो डेल्टा है कॉस बीटा ये इस एरिया का प्रोजेक्शन है वाईजेड प्लेन में, और इस एरिया का ए बी सी एरिया का जो प्रोजेक्शन होगा वाईजेड प्लेन में वो क्या होगा, वो यही ए ओ बी वाला तो एरिया होगा, और उसका एरिया तो इसी के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ से हमें क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा एन। समझ में आ गई बात, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, फिर से रिपीट करके एक बात सुन लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा केस हम लोग देखते हैं आपका सिग्मा जेड, ठीक है। सिग्मा जेड को एनालाइज करते हैं, तो सेम वही प्रोसीजर होगा, सिग्मा जेड इंटू एरिया जो अब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, देख लो, सिग्मा जेड एरिया हो जाएगा ये वाला एक्स वाई प्लेन वाला, तो यानी कि हाफ इंटू डेल्टा वाई डेल्टा एक्स, ठीक है, हाफ इंटू डेल्टा वाई इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है, माइनस सिग्मा एन इंटू डेल्टा ए, ठीक है। इसका कंपोनेंट किसके साथ, एक्स वाई प्लेन के साथ। एक्स वाई प्लेन के साथ जो है इसका एंगल कितना है, तो एक्स वाई प्लेन के साथ इसका एंगल अल्फा, यहाँ देख लो, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे कॉस अल्फा डाल देंगे, कॉस अल्फा ये इक्वल टू 0। अब ये जो ए कॉस अल्फा है वो इसी हाफ इंटू डेल्टा वाई इंटू डेल्टा एक्स के बराबर है, क्योंकि इसी का प्रोजेक्शन है, तो ये दोनों हट के ये फिर सिग्मा जेड जो है वो सिग्मा एन के बराबर आ जाएगा। तो एक चीज़ हमें समझ में आ गया, सिग्मा एन जो है वो भी हमारा सिग्मा एक्स के बराबर हो गया, और सिग्मा जेड जो है वो भी हमारा सिग्मा एन के बराबर हो गया। अब आता है तीसरा कंडीशन में थोड़ा देखना है कि सेम चीज़ होंगी, सब कुछ सेम होगा, बस यहाँ पे एक इसका वेट का कंपोनेंट भी आ जाएगा, यानी कि जो टेट्राहेड्रन है ए ओ बी सी, इसका वेट भी तो कुछ होगा, तो वो वेट बस इक्वेशन में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर सिग्मा एफ आई का इक्वेशन में लिखेंगे, सिग्मा एफ आई इक्वल टू 0, तो हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई इंटू कौन सा प्लेन, एरिया ऑफ, देख लो कौन सा एरिया, ये वाला एरिया, नीचे वाला एरिया, ये वाला एरिया ऑफ बी ओ सी, जो कि जिसकी वैल्यू डेल्टा जेड डेल्टा एक्स बाई 2, ठीक है, डेल्टा जेड इंटू डेल्टा एक्स बाई 2, एरिया ऑफ, तो यहाँ डायरेक्ट लिख दो सिग्मा वाई इंटू डेल्टा जेड इंटू डेल्टा एक्स बाई 2 माइनस सिग्मा एन इंटू डेल्टा ए इंटू कॉस, एंगल कितना था, तो एंगल हम लोग का था अल्फा, ठीक है। देख लो एक्स जेड प्लेन के साथ एंगल जो था गामा था, सॉरी, तो यहाँ पे आ जाएगा गामा, यहाँ पे हम लोग का आ गया कॉस गामा, माइनस वेट क्या होगा, तो वेट हो जाएगा हम लोग का रो इंटू एरिया ऑफ टेट्राहेड्रन। तो एरिया ऑफ टेट्राहेड्रन हम जानते हैं डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड बाई 6, नहीं जानते तो जान लो, यानी कि पैरेललोग्राम जो पैरेललोपॉइड जो होता है उसका 1/6 होता है टेट्राहेड्रन का एरिया। तो ये चीज़ हो गया, तो यहाँ से, और ये जो डेल्टा ए कॉस बीटा है ये इसी के बराबर है डेल्टा जेड इंटू डेल्टा एक्स बाई 2, ये भी हमें पता है। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये यूज़ होगा कि ये जो डेल्टा वाला हमने लिया, चूंकि हमने कंट्रोल वॉल्यूम लिया, कंट्रोल वॉल्यूम हम बहुत छोटा सा वॉल्यूम हमने लिया, देख लो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड जो है बहुत छोटा साइड्स है, इसीलिए इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, नेगलेक्ट, ठीक है। तीनों इक्वेशन सेम थे, बस वाई डायरेक्शन वाले इक्वेशन में ये हो गया सिग्मा वाई वाले में कि वेट का भी कंपोनेंट आ गया, बट चूंकि हमने काफ़ी स्मॉल वॉल्यूम एनालाइज करने के लिए लिया है, डेल्टा एक्स भी बहुत स्मॉल है, डेल्टा वाई भी बहुत स्मॉल है, डेल्टा जेड भी बहुत स्मॉल है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कर दिए, नेगलेक्ट कर दिए। तो यहाँ पे भी हमारा वही चीज़ आ गया, सिग्मा वाई इक्वल टू सिग्मा एन। तो तीनों इक्वेशन को जब हम लोग कंक्लूड करेंगे, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा वाई इक्वल टू सिग्मा जेड इक्वल टू सिग्मा एन। यानी कि कोई भी अगर फ्लूइड हमारा स्टैटिक कंडीशन में है तो उस केस में किसी भी पॉइंट पे जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा वो तीनों डायरेक्शन में या किसी भी डायरेक्शन में सेम होगा, ठीक है, और उस सरफेस पे नॉर्मली एक्ट करेगा। ये भी हमें समझ में आ गया कि नॉर्मली एक्ट करेगा, और उसकी वैल्यू जो होगी वो P के बराबर होगी। इस P को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर भी बोलते हैं, हाइड्रोडायनेमिक
प्रेशर, ठीक है। ये जो P है इसी को हम लोग ये बोलेंगे। अब इसी को जैसे हमने कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है, तो ये हमारा फ्लूइड है और ये रेस्ट में, तो हमने यहाँ पे ये एक पॉइंट लिया, ये एक ऐसे पॉइंट ले लिया P, तो इस पॉइंट पे हर डायरेक्शन में जो स्ट्रेस होगा, ठीक है, अब जाहिर सी बात हमने एक पॉइंट लिया तो पॉइंट पे तो हर डायरेक्शन में जो स्ट्रेस होगा वो परपेंडिकुलर ही होगा। यहाँ तो सरफेस परपेंडिकुलर की बात हो ही नहीं रही है क्योंकि हमने पॉइंट लिया है। तो उस पॉइंट पे हर डायरेक्शन में जो प्रेशर होगा वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के बराबर होगा और इक्वल होगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल्स लॉ बोलते हैं, पास्कल्स लॉ, ठीक है। ये बात समझ में आ गए। बट ये जो कंडीशन है ये किसी पॉइंट पे या किसी बहुत ही छोटे एलिमेंट के लिए सही है, ठीक है। मान लो कि हमने एक बड़ा सा क्यूब ले लिया, जैसे ये हमारा फ्लूइड है, ठीक है, देखो अभी समझा रहा हूँ मैं क्या मतलब है कि जो हमने लाया सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा वाई इक्वल टू सिग्मा जेड इक्वल टू सिग्मा एन, इसको पी के बराबर क्या, हाइड्रोस्टेटिक या हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर, ये तब हम लोग का सही हुआ जब हम एक बहुत ही, जैसे ये हमारा कोई फ्लूइड का कंटेनर है, इसमें से हमने कोई बहुत छोटा पार्ट उठाया था, क्योंकि डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड हमने बहुत छोटा माना था, तभी तो इसके वेट को हमने नेगलेक्ट किया था। अगर यही एक बड़ा सा हमने क्यूब ले लिया और इसको एनालाइज करें, या कोई बड़ा शेप ले लिया इसको एनालाइज करें, तो उस केस में इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर वर्टिकल डायरेक्शन वाला अलग होगा। क्यों अलग होगा, क्योंकि वेट के कंपोनेंट भी आएगा। हाँ, एक्स डायरेक्शन वाला ऑफकोर्स सेम होगा, जेड डायरेक्शन वाला भी सेम होगा, लेकिन वाई डायरेक्शन वाला चेंज हो जाएगा। ये अगर इसको हमने वाई अगर माना है तो वाई डायरेक्शन वाला यानी वेट के लॉन्ग वाला चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि किसी पॉइंट पे जो हर डायरेक्शन में जो फ्लूइड है वो परपेंडिकुलर होता है, एक दूसरे के तरफ डायरेक्टेड रहता है और उनकी वैल्यू सेम रहती है, या एक छोटे से एलिमेंट के लिए जिसमें डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड बहुत कम है, और इसी को हम बोलते हैं पास्कल्स लॉ, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया बेसिक रिलेशन किसी भी पॉइंट पे जो जो नॉर्मल स्ट्रेसेस आ रहे हैं उनके लिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ थोड़ी मिस हो गई, वो ये है कि ये जो पी मैंने बोला ये हाइड्रोस्टेटिक या थर्मोडायनेमिक होता है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक, हाइड्रोस्टेटिक या थर्मोडायनेमिक, नॉट हाइड्रोडायनेमिक, ठीक है। मैंने हाइड्रोडायनेमिक यहाँ लिख दिया, ये गलत है, थर्मोडायनेमिक होता है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक। मेन नाम ये है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इसे याद रखना, ये बस ऐसे ही है, थर्मोडायनेमिक बोलते हैं, हाइड्रोडायनेमिक नहीं बोलते, ठीक है।